Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advait Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQ series for JEE Main 2021 and NEET 2021. So guys, आज है इस सीरीज का डे 10। केमिस्ट्री में हम आज पढ़ने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में मिल जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से, है ना। और एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने को फिजिक्स में पढ़ना है तो डबल फायदा है, फिजिक्स में भी इसको पढ़ना है ना। तो नीट में तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस चैप्टर से, और JEE में 1 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपने सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तभी आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे। आप फ्रेशर नहीं हो ये इंश्योर कर लो, क्योंकि इस सीरीज में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ना। तो ध्यान से साथ साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा, लेकिन पहले से आपका नोट्स एक बार अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। सारे फॉर्मूले की शॉर्ट नोट्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि जैसे क्वेश्चन आए, अगर फॉर्मूला कोई याद नहीं भी है तो शॉर्ट नोट में हम देख लेंगे, और अब तो याद हो जाना चाहिए। अभी तो अपना एग्जाम है 1-2 महीने में, ठीक है। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का थोबड़ा कैसा है, कैसा दिखता है ये अपना प्यारा सा क्वेश्चन। ध्यान से क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। मींस हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड प्रोड्यूसिंग अ लाइन इन लाइमन सीरीज। जो किस सीरीज में लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, लाइमन सीरीज में, है ना। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट, लाइमन सीरीज बोलते किसको है। तो क्या हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा था? ऑब्वियसली सर हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा था। तो लाइमन सीरीज का मतलब होता था कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जिसको हम N1 से डिनोट करते थे, वो फिक्स है कि 1 ही होगा। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में कहीं से भी जंप करे, चाहे वो सेकेंड ऑर्बिट से जंप करे, चाहे वो थर्ड ऑर्बिट से जंप करो, जंप करेगा वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही। तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज की लाइन बोलेंगे। जैसे 2 से 1 की लाइन लाइमन सीरीज की लाइन, 3 से 1 की लाइन लाइमन सीरीज की लाइन, 10 से 1 की लाइन मतलब 10 से 1 की लाइन क्या है, लाइमन सीरीज की लाइन। मींस लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है 1। सिमिलरली आप बाकी सारे सीरीज भी अब रिवाइज कर लो कि लाइमन के बाद क्या होता है, बामर, है ना। तो बामर के लिए N1 की वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है, 2, है ना। लाइमन, बामर, पाशन, है ना। उसके बाद क्या आता है, ब्रैकेट, उसके बाद आता है ब्रैकेट, और उसके बाद क्या आता है, पी फंड। तो इस तरीके से देखो सीरीज अपना रिवाइज हो गया। इसके लिए N1 की वैल्यू 3, इसके लिए N1 की वैल्यू 4, और इसके लिए N1 की वैल्यू 5, है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि जो लाइमन सीरीज के सारे लाइंस होते हैं ना, उनके वेवलेंथ लाई करते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर सीरीज के जितने भी लाइंस है उनके मतलब वेवलेंथ लाई करते हैं विजुअल रीजन में, और बाकी जो 3 सीरीज बच गया उनके लाइंस लाई करते हैं इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। तो ये इसको भी आपको ध्यान से याद रखना है, आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। याद करना बहुत ही आसान है। लाइमन को बामर का ऑपरेशन कराना था, लाइमन के बाल उड़ गए थे तो क्या कराना था उसको, सॉरी लाइमन को बाल का ऑपरेशन कराना था, तो उसमें पास हो गया, है ना। तो मतलब बहुत गरीब था लाइमन, ठीक है। तो लोगों ने फंड इकट्ठा किया, तो लाइमन ने बोला कि ब्रैकेट में फंड भी लिख दो। तो क्या हो गया, पहले क्या होगा, बाल का ऑपरेशन होगा या फंड पहले, मतलब ब्रैकेट में लिखने को तो बाद में ही बोलेगा जब उसका सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। तो लाइमन का बाल का ऑपरेशन हो गया, उसमें वो पास हो गया, और ब्रैकेट में फंड लिखने को बोला, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सीक्वेंस आप ध्यान से याद रख सकते हो कि N1 1, N1 2, N1 3 4 5। क्लियर। अब शुरू करते हैं कि अपने को ध्यान से क्या बोला गया, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड प्रोड्यूसिंग अ लाइन इन लाइमन सीरीज। मींस N1 की वैल्यू तो फिक्स होगी कि 1 होगी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 4th स्टेशनरी ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। जब इलेक्ट्रॉन कहां से फॉल कर रहा है, 4th स्टेशनरी ऑर्बिट, मींस ऑर्बिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मींस N2 की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो हमें वेवलेंथ बताना है, लैम्डा बताना है। क्या अपने स्पेक्ट्रा में रिजबर्ग फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। क्या होता है, ये होता है सर 1/λ, जिसको कि हम वेव नंबर भी बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू 109677। दिस इज कॉल्ड रिजबर्ग कांस्टेंट इन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। और ये होता था सर 1/n1² माइनस 1/n2²। यूनिट क्या होगा सर, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि रिजबर्ग कांस्टेंट हमने लिया है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो सर इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, यहां पे हमेशा हम N2 क्या लेते थे, ज्यादा लेते थे, किससे, N1 से। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। 1/n1, N1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/n2,
n2 मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना, तो इतना सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 109677 इंटू 15/16 सेंटीमीटर इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू योर 1/लैम्डा, है ना। तो अपने को तो लिखना है लैम्डा, मतलब क्या करना है रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो तो हो जाएगा 16/109677 इंटू 15, इतना सेंटीमीटर होगा। आपको मान लो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन होता तो वो पिकोमीटर में दे सकता था, ऑप्शन नैनोमीटर में दे सकता था, तो कन्वर्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। एक चीज ध्यान रखना कि आज के क्लास में थोड़ा सा काम आपको भी करना है, बिकॉज ये जो चैप्टर है ना वो बहुत ही कैलकुलेटिव चैप्टर है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कॉन्स्टेंट आते हैं, रिजर्व कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, इस टाइप की चीज आती है, तो फिर दिक्कत होता है थोड़ा कैलकुलेशन में। लेकिन ऑप्शन जब दिया रहेगा अगर किसी क्वेश्चन में, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके कैसे आंसर निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, और जहां पे ऑप्शन नहीं दिया है तो आप आराम से घर पे इसको सॉल्व कर सकते हो। हमारा काम यहां पे खत्म हो जाता है, बिकॉज अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा तो पहली बात ये कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, चूंकि ऑप्शन यहां पे नहीं दिया हुआ है ना, और टाइम ज्यादा बर्बाद होगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। वो चीज आप कर सकते हो, इसको फाइनली आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate energy of electron which is moving in the orbit। हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमको निकालना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन which is moving, कहां मूव कर रहा है, in the orbit that has its radius 16 times, मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका कि रेडियस है ना 16 times द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट है ना, मींस क्या हो जाएगा R1, ठीक है। तो इसमें घूम रहा इलेक्ट्रॉन, हमको बता दो E क्या होगा। क्या हमने हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या हमने पढ़ा था कि एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ा था ये होता है -19.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे Z होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड n इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। सो गाइस यहां तक समझ में आ गया, हाँ सर। तो अगर हम किसी भी तरीके से, देखो हाइड्रोजन ही एटम है तो Z की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये फिक्स है। तो अगर हम n निकाल लेते हैं तो एनर्जी भी आ जाएगी। अब n हम कैसे निकालेंगे, तो देखो जो हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था 0.529, जिसको बोर्स रेडियस बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का, है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम n² अपॉन Z, है ना, यही तो पढ़ा था। अच्छा अब ध्यान से देखना, मीन्स हम यहां पे साफ साफ देख सकते हैं ये R1 हो गया इतना, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि बाकी जो वैल्यू साथ में आता है वो किसके बराबर होता है, n² अपॉन Z के बराबर है। चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, मींस n² इज इक्वल टू 16। तो क्या यहां से साफ साफ पता नहीं चल गया कि n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सबको समझ में आया, क्लियर है बात कि भाई जो रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं जनरल, वो क्या होता है 0.529 n² अपॉन Z फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मींस जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी हमने ध्यान से देखा कि क्या बोला था कि R इज इक्वल टू 16 R1, तो R1 इज व्हाट 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब 16 इज इक्वल टू n² अपॉन Z, और चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1, तो 16 इज इक्वल टू n² मींस n की वैल्यू क्या हो गई 4 होगी। तो एनर्जी लिख दो, ये हो जाएगा -13.6, Z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, n² n कितना है 4 है, तो स्क्वायर करो तो 16, इतना क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। इसको आप कैलकुलेट तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मान लो ऑप्शन जूल में दिया रहेगा तो जूल में कैसे करते कन्वर्जन, सॉरी हाँ मुझे पता था चेंज होगा। जूल में कैसे करते कन्वर्जन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसलिए बोला था कि नोट्स वोट्स डिवाइड कर लो, सब ये सब करवाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम प्यार से समझते हैं, क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, वो भी किसमें, एंगस्ट्रम में, है ना, हाँ, ऑफ फोटोन दैट इज इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट n इक्वल टू 2। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 2 में, रिटर्न्स टू ऑर्बिट n इक्वल टू 1। जब ये रिटर्न करे कहां पे n इक्वल टू 1 में,
तो बताओ जो फोटोन इमिट होगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी एंगस्ट्रम में। ध्यान से देखना, ओरिजिनली जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे प्रेजेंट है, हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, और अगर ये रिटर्न करना चाहता है n इक्वल टू 1 में, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी गैप है इसके बराबर एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करनी पड़ेगी। और वो लॉस कैसे करेगा, वो फोटोन के फॉर्म में लॉस कर देगा। मींस ये जो फोटोन है ना इमिट हो रहा है इस ट्रांजिशन में n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1, इसका जो hc अपॉन लैम्डा, मतलब इसके लिए hc अपॉन लैम्डा, वो किसके बराबर होगा, इस एनर्जी गैप जिसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकाल देना है एंगस्ट्रम में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक चीज नीचे दिया हुआ है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.17 इंटू 10 का पावर -11 अर्ग पर एटम। ग्राउंड स्टेट में देखो क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहां होगा, फर्स्ट, है ना, एनर्जी लेवल फर्स्ट ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होगा। हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, कि जितने एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, उतना इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर, उतना एनर्जी अगर आप बाहर से दे देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के भाग जाएगा। तो n इक्वल टू 1 में जब हमने पढ़ा था एनर्जी, तो ये क्या होता है भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1, तो क्या होता है En अभी पढ़ा था ना, -13.6 Z² अपॉन n², तो Z की भी वैल्यू 1, n की भी वैल्यू 1, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है E1, ठीक है। तो फर्स्ट हाइड्रोजन में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो फर्स्ट ही एनर्जी लेवल में रहेगा। इसका मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा यहां पे, वो किसके बराबर होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। सपोज दैट हाइड्रोजन एटम नहीं होता, कोई दूसरा एटम होता, तो आयनाइजेशन एनर्जी हम क्या लिखते हैं, ये हम लिखते 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस पॉजिटिव में लेना है इसको, क्योंकि एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन एटम से बॉन्डेड होता है तो उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बाहर करना है तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे आप पॉजिटिव लिखोगे आयनाइजेशन एनर्जी को, है ना, क्लियर। अच्छा, यहां पे तो कहानी हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितना है भाई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसको कि अर्ग में कितना दिया है, 2.17 इंटू 10 का पावर -11 अर्ग पर एटम। मींस यहां पे एक चीज हम समझ सकते हैं, ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसके बराबर है, 2.17 इंटू 10 का पावर -11 अर्ग के बराबर है। तो बस ये कन्वर्जन दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो इसका यूज नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो तो स्टैंडर्ड ही दिया रहेगा ना, ये तो इसके बराबर होना ही है ना, गलत तो दिया नहीं रहेगा, ठीक है भाई। जो एनर्जी आ रही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अर्ग में तो वो है ना कन्वर्जन करके सही वाला डेटा ही दिया होगा, तो हम इसको काम में नहीं भी ले सकते, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले यूनिट से ही सारा कहानी कर सकते हैं और वो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो कहानी क्या है, अपने को लैम्डा निकालना है, डेल्टा ई लिख दो। डेल्टा ई हमेशा पॉजिटिव लिखना है ना, तो E2 - E1 यहां पे लिखोगे, ठीक है। E2 क्या होगा, E2 होगा -13.6 Z², हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, है ना, अपॉन n² मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस ऑफ, यहां पे देखो गलती मत करना, ठीक है, ध्यान से, 13.6 Z² अगेन चूंकि हाइड्रोजन आइटम ये तो 1 हो गया, अपॉन n² अभी क्या हो जाएगा, ये लोअर वाला 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यूनिट साथ में लिखना। दिस विल बी इक्वल टू, अब चूंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एक ही स्टेप में चीजों को लिखा करो, क्या ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, तो इसका मतलब इसको मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है, 13.6 माइनस 13.6 अपॉन 4, ये कितना होगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, कुछ ऐसा आएगा क्या, तो माइनस ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मींस दिस डेल्टा इज नथिंग बट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज द गैप बिटवीन energy gap between basically second energy level and first energy level, means second orbit और first orbit के बीच का energy gap क्या है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसी को हम किसके इक्वेट करने वाले, इसको हम इक्वेट करने वाले Sc अपॉन लैम्डा के। अब ध्यान से समझना, लैम्डा हमें पूछा किसमें, एंगस्ट्रम में। मैं एक शॉर्टकट बताता हूं कि अगर आप एनर्जी को लोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा को अगर आप लिखना चाहते हो एंगस्ट्रम में, तो Hc की वैल्यू लिख लो 12400, मैंने क्या बोला, डेल्टा ई अब क्या हो जाएगा 12400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा आएगा अपने आप एंगस्ट्रम में, लेकिन यहां पे डेल्टा ई किस में प्रेजेंट होना चाहिए, किस यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अगर आपको नैनोमीटर में डेल्टा पूछता तो यहां पे 1240 अपॉन लैम्डा कर देते, तो लैम्डा आ जाता नैनोमीटर में। ये शॉर्टकट आपको मतलब क्लास में ही सिखाया हुआ है, तो अभी कोई टेंशन है क्या, नहीं। तो इसका मतलब अगर मुझे लैम्डा निकालना है एंगस्ट्रम में तो क्या करना पड़ेगा, 12400 अपॉन डेल्टा ई करना पड़ेगा, है ना, तो ये क्या हो जाए 10.2, है ना। तो
ये आ गया लैम्डा अपने आप एंगस्ट्रम में, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपना आ गया लैम्डा, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाए। नेक्स्ट, हाँ बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम मस्ती से पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? यस सर। कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर मतलब क्या होता है, आज ही बताए। 1 अपॉन लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी हम डिनोट करते थे न्यू बार से, ठीक है। फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, यहां पे जो कीवर्ड है दैट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। मींस कह रहा है कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है ना, और बामर सीरीज में, बामर सीरीज में देखो क्वेश्चन को कैसे तोड़ते हैं। बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का हमें क्या निकालना है, वेव नंबर, मींस 1 अपॉन लैम्डा निकालना है। तोड़ दिया क्वेश्चन को। अब बामर सीरीज की अगर हम बात कर ले तो अभी हमने बताया था कि उसमें जो N1 है वो क्या है, फिक्स्ड है। बामर के लिए N1 क्या होगा, 2 होगा। मींस इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल कहीं से भी आए, लेकिन आके रुकना किस में चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट में, भले ये थर्ड से आए, चाहे फोर्थ से आए, चाहे फिफ्थ से आए, ठीक है। अब यहां पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन हमको खोजनी है बामर सीरीज में। ऐसे क्वेश्चन रेगुलर क्लास में ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब होता है मीन मैक्सिमम एनर्जी ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये क्या है, शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी क्या आएगी, फिर मैक्सिमम आएगी, एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम। तो हमें यह देखना है कि बामर सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी। तो N1 तो 2 फिक्स है, और मैक्सिमम एनर्जी गैप कैसे मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप तो वही है ना कि इंफिनिटी से आ रहा है। क्लियर? हाँ, तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि जो हायर एनर्जी लेवल है वो क्या फिक्स हो गया भाई, इंफिनिटी। क्लियर? अभी तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब यहां पे ये ट्रांजिशन होने वाला है, यहां पे ये वाला ट्रांजिशन होगा, कौन सा, N2 इज इंफिनिटी, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा और आके रुकेगा कहां पे, 2 में, ठीक है। तो दिस विल बी द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। तो अब यहां पे क्या करना है, हमको वेव नंबर निकालना है। 1 अपॉन लैम्डा दिस इज इक्वल टू 109677, 1 अपॉन N1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मींस डायरेक्टली लिख दो 4, माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी होगा, एंड दिस मच सेंटीमीटर इनवर्स आया ना, तो दिस इज इक्वल टू 109677 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? क्लियर? 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है ना। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन देखो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में एक चेंज है, ये S3 प्लस आयन नहीं है, He प्लस आयन है। क्लियर? हाँ, क्या कहा जा रहा है समझते हैं। A stationary He plus ion emitted a photon corresponding to a first line of the Lyman series। ठीक है, अगेन देखो सारा मैं स्पेक्ट्रा पे पहले क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, इसका तो आप अब टेंशन नहीं लेते होगे, अब तो इतने दिन हो गए, आप देख ही रहे हो हम लोग का क्या पैटर्न चल रहा है। सॉलिड स्टेट पढ़ा आपने, कुछ बचा, कुछ बचा नहीं ना, बच ही नहीं सकता, कैसे बच जाएगा। इसलिए तो यार मैं बोल रहा हूं कि मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, बट आपके सामने जो एक लेक्चर मिल रहा है ना, उसको बनाने में कम से कम 8 से 9 घंटे लगते हैं। मैं कम से कम बता रहा हूं, 8 से 9 घंटे लगते हैं। पहले कम से कम 1.5 से 2 घंटा क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्स से, ट्रेंड एनालिसिस कर करके, ठीक है। उसके बाद फिर इसका पीपीटी बनता है, उसके बाद फिर ये रिकॉर्ड होता है। कई बार ऐसे रोते रहते हैं, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया है ना, और इधर में फ्लो में पढ़ा रहा हूं, माइक की बैटरी गुल, मतलब माइक ये है ना तो इसमें सेल लगा है, खत्म, तो ये तो रिकॉर्ड हुआ, आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ, दूसरी बार रिकॉर्ड करो, मतलब ढेर सारे एरर आते हैं। उसके बाद भी आपको ये वीडियो पहुंचता है, तो इसलिए ढंग से पढ़ाई करो एकदम, बस अपना मकसद क्या है, एग्जाम में फोड़ देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेशनरी हीलियम आयन, यहां पे ध्यान देना क्या है अपना, हीलियम आयन है ना, हीलियम आयन इमिटेड अ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगेन लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें तो N1 की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई, 1 होगी, और फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि N2 फिर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। 3 से 1 में आएगा तो क्या होगा, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। द फोटोन लिबरेटेड अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां जो फोटोन अपने को मिलेगा, फोटोन मिलेगा, तो
तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, डेल्टा इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा से वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द फोटोन लिबरेटेड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अच्छा, मतलब क्या है कि जो स्टेशनरी, ध्यान से देखना, जो स्टेशनरी अपना ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम था, ये फोटोन क्या कर सकता है, उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की हमको वेलोसिटी बतानी है। तो भैया देखो ध्यान से ये अपना हाइड्रोजन एटम का यहां पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, ये फोटोन आया जो इस ट्रांजिशन से मिला और इसको निकाल के ले गया, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या उसके बराबर नहीं हो जाएगी, डेल्टा ई के बराबर, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा ई। अपने को क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन पूछा है, मींस हाफ एम ई, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा ई कितना होगा बता सकते हो क्या, डेल्टा ई कितना होगा? तो देखो कैसे लिखोगे डेल्टा ई, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा ई अपना जो होगा, इसको मैं हटा दूं, रहने देता हूं, चलो ये क्या होगा, E2 माइनस M1, E2 is what, minus 13.6 Z square, Z square means what, Z square means what, He प्लस के लिए Z की वैल्यू 2 होती है, मतलब Z square is 4 अपॉन N square, मतलब ये क्या हो जाएगा, पहले तो हाइयर वाला लिखते हैं ना, तो मतलब E2 ऐसे साफ लिख ही दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 13.6 Z स्क्वायर मींस क्या हो गया 4 अपॉन N स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहां से अगर आप कॉमन भी लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख लो 13.6 इंटू 4 माइनस 13.6, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया 3 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 26 13 39 है ना, और 6 18, ले कुछ ऐसा आएगा क्या, देख लेना एक बार, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 13 26 13 39 और 6 18, तो 39 सही है। ठीक है, यही किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। लेकिन ध्यान देना, वेलोसिटी अगर आप लिखो ना तो या तो सीजीएस यूनिट में लिख सकते हो या तो एसआई यूनिट में, तो ऐसा करते हैं ना कि इसको हम एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपना वेलोसिटी भी किस में आएगा, एसआई यूनिट में आएगा। तो ये हो जाएगा 40.8 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप क्या लिखोगे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 है ना, इतना जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना है ना एसआई यूनिट में डेल्टा ई। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है कि हाफ एम बी स्क्वायर को उसके इक्वेट कर दो, मतलब हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, तो ये हो गया हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 40.8 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इसको लिया मैंने जूल, मतलब एसआई यूनिट में लिया है, तो यहां जो स्पीड आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। मीन्स यहां पे जो वी स्क्वायर है ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 2 इंटू 40.8 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। तो यहां से अगर हम रूट ले ले तो v आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, इसको आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन दिया रहता तो कर देता मैं, लेकिन अच्छे वाले जो क्वेश्चन थे ना उसमें ऑप्शन ही नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है फिर क्या टेंशन है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। कहा जा रहा है कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इफ द बाइंडिंग एनर्जी इज 180.69 किलोजूल पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना, मींस न्यू नॉट अपने को निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी दी है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर मोल दी है। हम बाइंडिंग एनर्जी याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े थे तो क्या लिखते थे, इंसिडेंट एनर्जी दिस इज इक्वल टू क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और प्लस क्या होता था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना, यही तो होता था जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था। और ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है किसके बराबर होता है, यही तो होता है बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, है ना। मींस ये अपना क्या हो गया एच न्यू नॉट, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं एच न्यू नॉट लिखते थे, इसको हम क्या लिखते थे हाफ एम बी स्क्वायर लिखते थे, और इंसिडेंट फोटोन का अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसको हम एच न्यू लिखते थे। मींस जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, हमें एक इलेक्ट्रॉन का लिखना है, तो ये हो जाएगा 180.69 किलो जूल है, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लो तो इतना जूल हो गया, और पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इतना हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, एच क्या होता है भाई प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, है ना, 6.62 भी लिखा रहता है कहीं पे, वो होता है 6.626,
तो इसको है ना ऐसे लिख सकते हैं 6.3 इतना जूल सेकंड होता है, और इनटू क्या होगा, न्यू नॉट होगा। तो यहां से क्या आप न्यू नॉट कैलकुलेट कर सकते हो, ऑब्वियसली न्यू नॉट कैलकुलेट करना। मैं हिसाब से इसका आंसर बता देता हूं कितना आता है। क्वेश्चन नंबर ये 93 है ना, इसका आंसर कितना आता है मैं लिख देता हूं। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 4.53 इंटू 10 का पावर 14 सेकेंड इनवर्स, जिसको कि सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्व हो गया, समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने रेगुलर क्लास में कराए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे वैसे तो नहीं कराना चाहिए था, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है तो फिर ठीक है। चलो, अब मेटल वॉज इरेडिएटेड, मतलब एक हमारे पास क्या है, मेटल है, एक हमारे पास क्या है, मेटल है। ठीक है, उसको इरेडिएट किया बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है भाई, 3.2 इंटू 10 का पावर 15 सेकेंड इनवर्स, है ना। द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड हैड, यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज द 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विच वाज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेम मेटल वाज इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 का पावर 15 सेकेंड इनवर्स। मतलब ये पहले कर लिया गया था, इसको मान लो न्यू1 बोल देते हैं और इसको न्यू2 बोल देते हैं। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी Ke2, तो दिस इज इक्वल टू जस्ट डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके जस्ट डबल है इस कंडीशन में। मेटल सेम बोला है, मेटल सेम इसलिए बोला है, फिर क्या हो जाए, अपना जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है जिसको हम hν0 लिखते थे, वो दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो न्यूमेरिकल है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व होता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही तो है, उसी से आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पढ़ चुके ऑलरेडी, अभी तो कुछ देर पहले बताया था कि जो अपना है ना hν होगा, ये क्या होगा, hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, है ना। और एक और फॉर्म होता है इसका जिसको लिखेंगे hν इज इक्वल टू hν0 और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स को ही हम क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल E इंटू वीएस, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है तो स्टॉपिंग एनर्जी हो जाएगा E इंटू वीएस, जहां पे वीएस क्या होता था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे कि मतलब अगर लिखे तो ये होता था समथिंग वोल्ट इन निगेटिव। ठीक है, तो यहां से जो भी आंसर आता था उसमें नेगेटिव लगा के लिख लेते थे, वो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल होता था। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने ये समझाया हुआ है, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ने पे तो hν को हम क्या लिख सकते थे, Sc/λ भी लिख सकते थे। ठीक है, तो वो भी कहानी कर सकते हैं। मतलब बेसिक अगर बात देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 इक्वेशंस है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ गया काइनेटिक एनर्जी वाला तो फर्स्ट इक्वेशन लगाना है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला क्वेश्चन आ गया तो सेकंड लगाना है। तो यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी दिया है ना, ये है अपना केस 1 और ये अपना क्या है, केस 2। दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। मींस क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी मींस क्या होगा, hν1 दिस इज इक्वल टू hν0 जिसको हम 5 भी लिखते थे, और प्लस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1। होगा या नहीं होगा, होगा, है ना। हाँ, तो यहां पे अब ध्यान से देखते हैं, hν1 इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, और hν2 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। तो यहां से फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से काइनेटिक एनर्जी 1 लिखे तो ये क्या होगा, hν1 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1। और यहां से अगर हम लिखे तो hν2 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी 2, दिस इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो काइनेटिक एनर्जी 2 है, मींस जो hν2 माइनस 5 है, hν2 है, ये क्या है, hν2 माइनस 5 इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, मींस hν1 माइनस 5, है या नहीं है, है या नहीं है, ऑब्वियसली है। ठीक है, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो यह आ जाएगा hν2 माइनस, हमसे वर्क फंक्शन ही तो पूछा है, सब कुछ तो दिया है, hν2 माइनस 5, और इधर कर लो आप, ये क्या हो जाएगा 2 hν1 माइनस 2 5। तो क्या यहां से आप 5 को नहीं निकाल सकते, वही तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते थे। याद करो, याद आया, हाँ सर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन आपको रिवाइज हो गए, ग्राफ्स ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं, है ना, ग्राफ्स से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट में बात करते हैं a potential difference of 20 किलो वोल्ट, है ना। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना है अपना 20, डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी नहीं,
पोटेंशियल डिफरेंस है 20 किलो वोल्ट, जिसको कि अगर हम वोल्ट में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब, है ना, एक्सरे ट्यूब है, उसमें क्या किया गया, इतना पोटेंशियल है ना डिफरेंस अप्लाई किया गया। फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जनरेटेड, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जनरेटेड। तो ये जो एक्सरे अपना जनरेट होगा, इसके लिए अगर देखें तो एक्सरे का जो SC अपॉन लैम्डा होगा, क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी उसी के तो बराबर होगा। हाँ, अगर आपको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो? ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू Q इंटू V, चार्ज इंटू, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, एक्सरे में भाई इलेक्ट्रॉन ही तो होगा, मतलब फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जनरेटेड, ठीक है। तो चार्ज उस पे क्या हो जाएगा, चार्ज जो पार्टिकल निकलेगा एक्सरे से वो क्या हो जाएगा भाई, 1 उस पे चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये हो गया चार्ज, और इंटू वोल्टेज 20, है ना, और ये 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया वोल्ट, मीन्स जो एनर्जी आया वो कितना आ गया, एनर्जी अपना आ गया, है ना, एनर्जी जनरेट हुआ इतने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने से, वो हुआ 1.6 इंटू 20,000 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जूल, ठीक है। हाँ, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर। तो ये हो जाएगा SC अपॉन लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू, है ना, कैलकुलेशन आप कर लेना, इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। H की वैल्यू रख दो 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, C की वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अपॉन लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 20,000 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो यहां से आप लैम्डा को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये मीटर में आएगा, क्योंकि सब हमने SI यूनिट रखा है, और इसका वैसे ऑप्शन मीटर में नहीं देता है, जनरली एंगस्ट्रम ये सब में देता है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको मैं बताता हूं आंसर, ये आंसर आपका आएगा 0.62 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो चेक कर लेना इतना आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़े, हाँ सर। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम टंगस्टन सरफेस इज 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये कितना है, 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हाट वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट, मींस क्या करना है, अपने को इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। मतलब क्या है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी से अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन से अगर हम इतनी ही एनर्जी सप्लाई कर दें तो, है ना, तो रुक जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मींस हमें जो है वो इधर से सप्लाई क्या करना पड़ेगा, 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करेगा। और कैसे सप्लाई करेंगे हम, बैटरी से सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और कितना ये होगा, EVS के बराबर। इस एनर्जी को आप क्या लिखोगे, EVS, जहां पे VS इज व्हाट, पोटेंशियल अप्लाइड फ्रॉम बैटरी टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन टू द रेस्ट, ठीक है। तो EVS इज इक्वल टू E इंटू VS, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 3.06 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो तो 3.06 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, है ना, इतना ये जूल में है ना। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ये क्या होता है, कूलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज, इंटू VS, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 3.06 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, है ना, इतना ही तो हो जाएगा, ठीक है। 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो अपने को अप्लाई करना पड़ेगा पोटेंशियल, वो कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 3.06 वोल्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, हाँ सर। तो किसी कोई दिक्कत है, परेशानी है, कंफ्यूजन है, डाउट है, नहीं है, चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। अभी तक अगर आप देखो तो आपका दो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से, मतलब दो टॉपिक, कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, टॉपिक रिवाइज हो चुका है। एक तो स्पेक्ट्रा वाला और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बस ग्राफ आप देख लेना, बाकी आपका कहानी हो चुका है, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी और सिंपल वाले भी। नाउ अब आ जाते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी बनाया है। सपोज 10 का पावर माइनस 17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी इज नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन आई टू सी एन ऑब्जेक्ट। मींस ह्यूमन आई जो है उसको इतना एनर्जी चाहिए, है ना, ताकि वो किसी ऑब्जेक्ट को देख पाए। हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ग्रीन लाइट, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ग्रीन लाइट, जिसका कि वेवलेंथ दिया है 550 नैनोमीटर, आर नीडेड टू जनरेट दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मींस एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है, एनर्जी ऑफ
एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल सकते हो। कैसे कैसे? एससी अपॉन लैम्डा से। अगर आपको वेवलेंथ दिया है तो एक फोटोन की एनर्जी एससी अपॉन लैम्डा होगी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी रहती तो एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू हो जाती, जहां पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान समझो, ध्यान समझो, इसको भी और सिंप्लीफाई करो। लैम्डा दिया है नैनोमीटर में, तो इसको लिख दो आप क्या? 1240, और ये क्या हो जाएगा? 550। तो ये जो एनर्जी आएगी वो किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी कुछ देर पहले ये शॉर्टकट बताया। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 1240 अपॉन 550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? 1240 अपॉन 550, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। हाँ या ना? हाँ। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अपने को टोटल कितना एनर्जी चाहिए? 10 का पावर माइनस 17। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस शुड बी इक्वल टू, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो मान लेते हैं कि n फोटोन मिलाकर टोटल एनर्जी को जनरेट कर रहा है। तो क्या है? दिस विल बी इक्वल टू n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या यहां से आप n नहीं निकाल लोगे? ये अपना 10 का पावर माइनस 17 यूनिट का अच्छा खासा ध्यान रखना है। इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या आ गया? 1240 अपॉन 550 गुना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो क्या यहां से n की वैल्यू निकाल लोगे? ऑब्वियसली यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। देखना है यहां से n की वैल्यू आपको आएगा डेसिमल में, तो जो उसका नियरेस्ट इंटीजर होगा वो आपको आंसर करना है, नियरेस्ट इंटीजर। क्योंकि फोटोन कभी भी है ना फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते ना। फोटोन मींस क्या? एनर्जी पैकेट था, पढ़े थे हमने। लाइट के एनर्जी पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं, अदरवाइज क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, जनरल में। तो नियरेस्ट इंटीजर कर लेना। यहां पे आंसर मैं बता दूं, यहां पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 28। फोटोन रिक्वायर्ड इज 28। तो न्यूमेरिकल में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कैलकुलेट, ये भी कोई करने की बात है। ये डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पे, जो कि क्या था? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। याद करो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना, पढ़ा था कभी? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज व्हाट? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, जब वो वेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलो ध्यान समझते हैं। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ मींस हमसे क्या पूछा जा रहा है? लैम्डा पूछा जा रहा है एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ का बोलो अब, है ना, जिसका कि मास दिया है, मास अपने को दिया है 6 इंटू 10 का पावर 24 kg। अर्थ का ये मास दिया हुआ है, ऑर्बिटिंग अराउंड द सन एट अ स्पीड ऑफ, है ना, और इसकी जो स्पीड है वो है 3 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से क्या कर रहा है? ये सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो बताना अपना क्या भाई? लैम्डा क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, लैम्डा को हम क्या लिखने वाले? लैम्डा को लिखने वाले एच अपॉन पी, और मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर? हाँ, यहां वेक्टर की कोई कहानी करनी नहीं है अपने को, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे। ठीक है, चलो एच की वैल्यू आप रख दो। एच की वैल्यू आप रखोगे क्या होगा भाई? एसआई यूनिट में 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है ना, अपॉन एम। एम ऑलरेडी दिया हुआ है एसआई यूनिट में 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, है ना, और इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी भी है एसआई यूनिट में 3 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से जो लैम्डा आएगा वो भी क्या आएगा? एसआई यूनिट मींस किस में आएगा? मीटर में आएगा। ऑप्शन में अगर नैनोमीटर में बोला कन्वर्ट करने, कन्वर्ट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये अपना क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को भी प्यार से समझेंगे, है ना। मतलब मजा आ रहा है आपको? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हैं? सारे क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ लिए, बहुत ही आसान लग रहे हैं सर। कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े तरीके से रिवाइज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर कल पढ़ा है ना। बहुत बढ़िया बात, मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेशन है। क्या कहा जा रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे लिया है। अभी तक आपके चार टॉपिक रिवाइज हो चुके हैं, है ना। स्पेक्ट्रा, बोर्स मॉडल, उसके बाद तुम्हारा देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, डी ब्रॉगली। 4 क्या ढेर सारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट में अब आ जाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहा जा रहा है? अ बेसबॉल ऑफ, बेसबॉल का मतलब मत निकालने लगना कि बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस की कौन सा, उससे हमें क्या लेना देना है। हमें ये समझ में आ गया कि है तो बॉल ही, चाहे वो कौन सा ही हो। ठीक है, अ बेस बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, इसका मास दिया हुआ है
है ना। तो मास ऑफ बॉल दिया है, मास ऑफ बॉल, जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, इज मूविंग विद वेलोसिटी, वाओ, वेलोसिटी दिया हुआ है 30 इंटू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, बहुत बढ़िया। इफ वी कैन लोकेट द बेस बॉल विद एन एरर, है ना, मतलब यहां पे लोकेशन में एरर है, ध्यान देना लोकेशन में एरर है, विद एन एरर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द लैम्डा ऑफ द लाइट यूज्ड 5000 एंगस्ट्रॉम। मींस याद करो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता था कि जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है ये मिनिमम कितना होगा, h अपॉन 4 पाई, जो कि हम न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए यूज करते थे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मींस जो बहुत ही छोटा है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम लाइक दिस, है ना, तो बोलता था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम पे उसका लोकेशन और मोमेंटम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिकली हम मेजर कर पाए, ठीक है। मींस कम से कम उसमें जो एरर आएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मींस डेल्टा एक्स इज लोकेशन में एरर एंड डेल्टा पी इज एरर इन मोमेंटम, तो ये मिनिमम h अपॉन 4 पाई के तो बराबर होगा ही, जिसको हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो डेल्टा एक्स किसके बराबर दिया है, ये दिया है लैम्डा ऑफ लाइट के बराबर, मतलब डेल्टा एक्स क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम है। हाउ विल द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यार ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख लो कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी, ऐसा लिख लो ना, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चीज का मतलब पता है क्या होगा, करा दूं ये भी, बी कंपेयर्ड विद द टोटल मोमेंटम ऑफ द बेस बॉल। इसका मतलब है कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आया है ना, वो ओरिजिनल मोमेंटम का कितना परसेंट है, मींस आपको कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, तो दिस मच विल बी परसेंट एंड फ्रैक्शन विल बी डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक है। हाँ, मींस ऐसे कह सकते हैं कि जो डेल्टा पी है वो पी का कितना टाइम्स है, उस तरीके से, क्लियर। हाँ सर, तो देख लेते हैं क्या करना है। डेल्टा एक्स आपको दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पे लोगों से गलती क्या होगी, देखने में तो क्वेश्चन आसान लग रहा है, गलती कहां पे होगी, यूनिट में, यूनिट में गलती होगा। ये दिया है ग्राम में, ये दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड में, मतलब ये क्या है सीजीएस यूनिट में, और डेल्टा एक्स दे दिया एंगस्ट्रॉम में। तो या चाहो तो इसको भी सीजीएस में ही कन्वर्ट कर लो या फिर सबको एसआई में कन्वर्ट कर लो। मुझे लग रहा है कि सीजीएस में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि सिर्फ इसको करना पड़ेगा, एसआई में अगर कन्वर्ट करेंगे तो तीनों को ही करना पड़ेगा, तो टेंशन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सीजीएस में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -10 मीटर। मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब सेंटीमीटर में लिखना है। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -2। तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब ये जो 10 का पावर -2 मीटर है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेंटीमीटर, है ना। तो ये अब बाकी बचा है जो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5000 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। आया आया नहीं आया, बोल आ गए हो, आयो 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 सर, क्लियर। इसको ऊपर ले जाओ, +2 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, डेल्टा एक्स आपका, अपने को डेल्टा पी निकालना है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, हाँ सर इतना ही आएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम लिखे h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 का पावर -34 है ना जूल सेकेंड अपॉन 4, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना है, यहीं पे कहानी फंस गई है ना। h की वैल्यू ले लिया हमने जूल सेकंड में, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देता अभी गलत हो जाता, वो तो जूल सेकंड में ले लिया, ऐसा यूनिट में ले लिया। और अगर हम डेल्टा एक्स की अगर हम वैल्यू किस में ले लेते हैं, डेल्टा एक्स की अगर हम वैल्यू ले लेते हैं सीजीएस में, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, मीटर में ही रखते हैं इसको, इतना मीटर ही रखते हैं ना, सीजीएस में क्यों कन्वर्ट करें, ठीक है। सीजीएस में कन्वर्ट करने की जरूरत तब पड़ती जब हम पूरा क्वेश्चन बनाते, है ना। तो इतना ही मीटर होगा बस, क्लियर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, एग्जाम में गलत नहीं करना है ना। तो ये हो जाएगा अपना 5000 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, है ना। तो ये अपना ये आ जाएगा डेल्टा पी, ऐसा यूनिट में आएगा ये भी, ठीक है। आपसे पूछ देता कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताओ। जेईई मेन का क्वेश्चन क्या होता है ना कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम नहीं पूछता, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अनसर्टेनिटी इन बता दो वेलोसिटी, तो क्या करते हैं, डेल्टा पी को क्या लिखते हैं, एम डेल्टा वी लिख देते, इसको क्या लिख देते, एम डेल्टा वी। वैसे आपका ओरिजिनल आंसर क्या है, इसको सॉल्व करने से जो आएगा, है ना। और ये क्वेश्चन हमने हटा दिया,
ठीक है, जिन बच्चों को शौक है वो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 कर लेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी परसेंटेज आ जाएगा। डेल्टा पी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, पी कहां से निकालोगे, मास इंटू वेलोसिटी, इसलिए तो ये दोनों डेटा दिया था, ठीक है, और यूनिट सेम रखेंगे तो आंसर आएगा। अगर मान लो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछता, ये क्या हो सकता है, इसका वेरिएशन, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देते, एम डेल्टा वी लिख देते। एम ऑलरेडी दिया है, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि सारा चीज हम एसआई यूनिट में यूज कर रहे हैं, तो वहां से डेल्टा वी क्या आता, मीटर पर सेकंड में आ जाता। क्लियर, हाँ सर, आगे बढ़ जाओ सर। क्या कहा जा रहा है, अरे 100 क्वेश्चन में पहुंच गए भाई, 100 क्वेश्चन ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टोटल मुझे 600 क्वेश्चन करवाने हैं, 100 आपके हो गए, ठीक है, और अब जो टॉपिक लिए जाएंगे वो धासु लिए जाएंगे। अगर इसके मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद पीरियोडिक टेबल कराऊंगा, उसके बाद सीधे अपना आ जाना है थर्मोडायनेमिक्स पे, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको पहले करा दूंगा, बड़ा चैप्टर है ना, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर एकदम कराते रहेंगे। जो अपने ब्लॉक्स है उसको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। उसका रीजन क्या है, ताजा ताजा पढ़े रहोगे, दिमाग में याद रहेगा, पहले से पढ़े हुए ब्लॉक्स है ना, पहले से पढ़े हुए, ताजा ताजा रिवाइज करूंगा, माइंड में याद रहेगा, एग्जाम में भूलोगे नहीं, ठीक है, तो स्ट्रेटजी होती है ऐसे, है ना, एक ही चीज को ऐसा नहीं कि डेली पढ़ रहे हैं। जो थोड़ा याद करने वाला ना उसको पढ़ लो, एकदम अच्छे से समझ के पढ़ लो, ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो एकदम पढ़ लो, अच्छे से समझ के रख दो उसको, और जब एग्जाम आए उसके थोड़े दिन पहले से उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, है ना, तो आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, मतलब आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो किस पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, इतना कम स्पीड है, चलो अब बोला है तो मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड है, एक्यूरेट अप टू 99.99%, मींस यहां पे जो डेल्टा वी होगा वो क्या हो जाएगा, सोचो 100 माइनस दिस मच, मतलब 0.01% होगा, तो डेल्टा वी क्या होगा 0.01, है ना, परसेंट में था तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो अपॉन 100 इंटू वी कितना है 40, भाई डेल्टा वी क्या होगा, जितना अनसर्टेनिटी है किसका, वी का। क्लियर, हाँ सर, तो दिस मच मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग इट्स पोजीशन, मींस हमें क्या पूछा गया, डेल्टा एक्स पूछा गया। अरे सर कर दी ना वो वाली बात, ये तो हम भी कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सिंपल वाला और एक परसेंटेज में दिया रहे, ठीक है, बस। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, अपने से क्या पूछा गया डेल्टा एक्स, तो दिस विल इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। सर डेल्टा पी तो दिया नहीं है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या डेल्टा पी को आप एम डेल्टा वी लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, अब क्या टेंशन है, हैं अब क्या रह गया बाकी, ताकी रे जब से तू आंख में झाकी, इसको ऐसा यूनिट में लिखी दी, अंडरस्टूड है, लिखना जरूरी नहीं है। अपॉन 4 इंटू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, सब ऐसा यूनिट में हम यूज कर रहे हैं, इंटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहां से क्या आएगा 10 का पावर माइनस 2 आएगा, और 10 से और डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड, तो 4 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड, तो यहां से आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स किस में आएगा, मीटर में, चूंकि हमने लिया है सब ऐसा यूनिट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को और टेढ़ा करना होता, बच्चों से अगर गलत कराना होता ना, तो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड बस कर देता। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि, चूंकि मैंने भी वैसी गलतियां करी है ना, कि मतलब जिनको पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर भी वो गलत टिक करके आएंगे, वो जल्दी जल्दी में 40 ले लेंगे, जबकि देखेंगे भाई 40 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, बाकी सबको अगर आप एसआई यूनिट में ले रहे हो तो उसको भी क्या करो, चेंज कर लिया करो। तो इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, ये दो ऐसे चैप्टर है जिसमें यूनिट बहुत है ना तगड़े तरीके से आपको फंसा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको फंसाए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाई क्वांटम नंबर्स n एंड l। पढ़े थे कभी क्वांटम नंबर्स, ये स्मॉल n है इधर, ठीक है, स्मॉल n प्लस n है ना। a में दिया हुआ है n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, इस तरीके से n और l की वैल्यू दी है। अपने को क्या बोल रहा है, कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एज, ठीक है, तो इनको इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में प्लेस करना है, बताओ क्या आएगा आंसर। जब भी ध्यान समझना, जब भी अपने को बोला जाए कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा,
है ना, इलेक्ट्रॉन के, तो अपने को क्या लगाना है, N+L रूल लगाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। N+L रूल लगाना है किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। किसके लिए लगाना है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए लगाना है। मींस जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जिस भी सिस्टम में, ठीक है। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम है उसकी जो एनर्जी है वो हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे -13.6 Z² अपॉन N²। मींस अगर हम देखें सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करती थी, है ना। मतलब क्वांटम नंबर किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करती थी, एल का तो कोई जिक्र ही नहीं आता था, ठीक है। तो इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं वो इससे डिसाइड करते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम N+L रूल लगाते हैं। अब सवाल यहां पे यह है कि सर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एल वेल नहीं लिखते, रीजन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर इस पे कुछ करा दो। जैसे एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन रखें तो उनकी एनर्जी क्या होगी, है ना। ये था ओरिजिनल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि फॉर हाइड्रोजन एटम 2s या फिर 2s क्या 3 ले लो, 3s 3p और 3d के एनर्जी का ऑर्डर लिखो तो क्या आएगा, बराबर होगा फॉर हाइड्रोजन एटम। n की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना, n सेम होगा तभी एनर्जी सेम होगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देखो 3s 3p 3d की एनर्जी क्या है, बराबर है ना। 3s सबसे लो, 3p सबसे लो, 3d सबसे लो, उसकी एनर्जी क्या है, बराबर है। लेकिन अगर हम बात कर लेते किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, तो 3d सबसेल की एनर्जी ज्यादा होती 3p सबसेल से और उसकी एनर्जी ज्यादा होती 3s सबसेल से। तो समझ में आ गया कि N+L कब लगाना है और ये कब लगाना है, क्लियर है सर। अभी क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन में N+L निकाल लो तो ये क्या आएगा 4+1, क्या आएगा ये 5, ठीक है। बी में देखे तो 4+0 क्या आएगा 4, है ना। 3+2 क्या आ गया 5, 3+1 क्या आ गया 4। तो N+L जिसके लिए ज्यादा होता है, मतलब जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए N+L की वैल्यू ज्यादा, तो उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक चीज तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो A और C में है ना, उसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा है किससे, B और D में। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब N+L सेम हो गया तो क्या इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, तो मेरा आंसर होगा नहीं। अगर आपका N+L सेम हो जाता है तो जिसके लिए मिनिमम n होगा, जिस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन मिनिमम ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो ऑर्बिट कहां है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। जब N+L सेम हो जाता है तो n कम तो एनर्जी कम, n कम एनर्जी कम। ये कब लगाना है, जब N+L की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, समझ में आता है। तो 5 आ गया N+L, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी इन दोनों में, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी इन चारों में वो सबसे ज्यादा किसका आएगा, वो सबसे ज्यादा आएगा A का। अब ये तो दो ऑप्शन तो नहीं होने वाले, ठीक है, नीचे के दो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। अब इन तीनों में बात करें तो N+L ज्यादा किसका है, C का। तो A के बाद क्या है, C, तो मतलब आंसर अपना D होगा, क्योंकि A के बाद B तो नहीं आएगा। जिनको अभी भी शक लग रहा है चेक कर लो, इन दोनों में अगर देखें तो कम एनर्जी सबसे किसकी होगी, इसकी, है ना, क्योंकि n की वैल्यू P है। तो इसका मतलब जो D होना चाहिए वो सबसे कम एनर्जी का होना चाहिए, इस तरीके से, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये N+L रूल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 किलोवोल्ट। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लैम्डा लिखते हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट से 150 अपॉन V। V is what? Potential in volt and this lambda comes in एंगस्ट्रॉम। क्लियर? हाँ सर, क्लियर है ना, हाँ सर। तो अभी क्या करना है, अपने को क्या बोलना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्ट क्या करना है, रूट अंडर 150 अपॉन V। V कितना हो जाएगा 100 किलो वोल्ट, मतलब 100 इंटू 1000, ठीक है। तो इतना रूट में निकाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो है वो मतलब अभी कैलकुलेशन दिया रहेगा तो आएगा। नेक्स्ट में फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच दैट मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू मेल्ट 1 ग्राम आइस व्हेन द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 330 जूल पर ग्राम। मींस क्या करना है, ध्यान समझो, हमको क्या करना है, आइस को मेल्ट करना है। तो आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, सॉरी चेंज होने वाला था, हाँ मैं समझ रहा था।
आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 330 जूल पर ग्राम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमको भी कितना मेल्ट करना है? इसको 1 ग्राम ही मेल्ट करना है। मींस एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम आइस, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल इक्वल टू 330 जूल। और ये आएगा कहां से? फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन अपने को बताने कितने होने चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है ना? मतलब ये जो अपना एनर्जी है, मान लेते हैं कि n फोटोन लगा होगा, तो क्या ये n इंटू एच न्यू के बराबर होगा? एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया n, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, मतलब एसआई यूनिट में लिया है, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑलरेडी एसआई यूनिट में दिया है 5 इंटू 10 का पावर 13 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा क्लियर। तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल लोगे। किसी को डाउट है? नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। इसकी n की वैल्यू मैं बता दूं, आंसर क्या है? आंसर इसमें आपका आएगा 10 का पावर 22, शायद n की वैल्यू आएगी 10 की पावर 22। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा अगर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल, तेरा हो जाऊं, किसी का नहीं। ध्यान से समझेंगे क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अक्सर बच्चों को डर लगता है स्फेरिकल नोट्स, या फिर इसको हम रेडियल नोट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हो आप। ठीक है, मतलब जैसे आप टाइप करोगे ना रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ्स बाय आर के रॉय, तो ये सारी कहानी कराया हुआ है यार। इवन प्रैक्टिस सेशन 3 कराया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 11, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल नोड्स फॉर 3s ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना। कह रहा है कि 3s ऑर्बिटल के लिए बताना कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे स्फेरिकल नोड्स मिलेंगे। और ये आपको क्या दिया है कि 3s ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन, है ना, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन व्हाट रेडियल वेव फंक्शन, तभी तो आप रेडियल नोड्स को निकालोगे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, रेडियल वेव फंक्शन अपने को दे दिया है। हमने क्या पढ़ा था कि फॉर नोड्स, नोड का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और स्फेरिकल नोड का मतलब क्या होता है कि ये है अपना न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो यहां से अगर मान लो इतना डिस्टेंस गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, तो इस रेडियस के स्फीयर में, है ना, इस रेडियस के स्फीयर में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, स्फेरिकल नोड। तो इसलिए तो क्या होता है, स्फेरिकल नोड्स की बात करते हैं तो रेडियल नोड्स इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल पे डिपेंड नहीं करता। मींस अगर आप इतना डिस्टेंस इधर जा रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इतना डिस्टेंस इधर जा रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इतना डिस्टेंस इधर जा रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ऐसे, है ना, मतलब ये स्फेरिकल रीजन है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो इस स्फेरिकल रीजन को हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल नोड्स बोलेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब किस पे डिपेंड करता है? रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। हमने पढ़ा था कि जब हम वेव फंक्शन लिखते हैं किसी भी ऑर्बिटल का, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल पार्ट और एक होता है एंगुलर पार्ट। ठीक है, रेडियल पार्ट सिर्फ डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और एंगुलर पार्ट एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, अब ध्यान समझते हैं, चूंकि 3s ऑर्बिटल है तो इसका जो रेडियल पार्ट, चलो ये दिया है, ज्यादा बहस करने से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा टाइम निकल जाएगा। लेक्चर चूंकि ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप, है ना, कर सकते हो। इतना समझाना था, समझा दिया। अब देखो, नोड उधर मिलेंगे, है ना, उस रीजन में या उस पॉइंट पे मिलेगा जहां पे साई स्क्वायर 0 हो, है ना, साई स्क्वायर 0 हो। इसका मतलब साई भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो साई को 0 कर दो। स्फेरिकल नोड अगर चाहिए तो साई रेडियल 0 करोगे। ठीक है, तो रेडियल वेव फंक्शन दिया है, इसको 0 करना है। ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, नॉट 0। ये भी वैल्यू क्या 0 हो सकती है? क्या कभी नहीं। ई का पावर समथिंग कैसे 0 कर दोगे? ठीक है, मींस 0 यहां पे क्या होना है? 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर होना है। उसके बाद एक और लाइन लिखी है कि सिग्मा इज दिस मच, तो यहां से हमको आर निकाल देना है ना। तो आर विल बी इक्वल टू सिग्मा n a0 अपॉन 2। ठीक है, तो जिस भी, ध्यान समझना, जिस डिस्टेंस के लिए, है ना, ये वैल्यू क्या हो? 0 हो,
है ना। तो पहले उस सिग्मा को हम निकाल देंगे और क्या करेंगे, सिग्मा को यहाँ पे पुट कर देंगे तो रेडियल ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल नोड्स आ जाएंगे। तो ये अपना रख दो भाई उसको 0 के बराबर, 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखे, अभी तुम्हें डर लग रहा होगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ गया तो अब ध्यान से देखो, क्या इसको आप सॉल्व कर पाओगे, क्या इसको आप सॉल्व कर पाओगे, ध्यान से देखते हैं सर शायद अगर हो जाए। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा को आप कैसे तोड़ोगे, इसको क्या आप 3 पे तोड़ सकते हैं, नहीं, फिर प्रोडक्ट 9 हो जाएगा, अपने को 6 चाहिए। 3 2 पे तोड़ सकते हो, मतलब -3 -2 ले सकते हो, नहीं सर 3 दूना -3 -2 लेते हैं तो 3 दूना 6 3 दूना 6, हाँ सर हो जाएगा ना। सिग्मा स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। इस बीच वाले क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है बचपन में, इसको हम कैसे तोड़ते हैं, ये जो 6 सिग्मा है तो 6 ये मतलब -6 सिग्मा है, -6 को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करो कि जिसका सम करने पे, है ना, -6 आए और उसका अगर हम क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं तो ये c के बराबर मतलब 6 के बराबर आ जाए, है ना। पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर पढ़ा होगा यार, क्वाड्रेटिक पढ़ा है। चलो अब क्या करें देख लो, 3 इंटू 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, मतलब +6 आ जाएगा, प्रोडक्ट सही है। सिग्मा कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा -3, यहाँ पे -2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, सिग्मा -3 दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से सिग्मा की मतलब ये इसको और प्यार से लिखिए, सिग्मा -3 सिग्मा -2 इक्वल टू 0, मतलब सिग्मा की यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगी, सिग्मा की वैल्यू मिलेगी अपने को 2 और एक दूसरी वैल्यू मिलेगी 3, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 3 की कॉरस्पॉन्डिंग कहानी लिखनी है, तो अपने को तो क्या लिखना था, r लिखना था, है ना। तो r लिख दो। ये क्या दिया है सर, इस फॉर्म में दिया है। इस फॉर्म में पता है क्यों दिया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला ये भी आपने पढ़ा था, है ना। रूट्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या अपना पढ़ा था कुछ प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac अपॉन 2a पढ़ा था। तो उस फॉर्मेट से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये हमें ऑप्शन देके समझ में आ रहा है, ठीक है। जहां पे अपना b क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, b जो होता था वो होता था कोएफिशिएंट ऑफ सिंगल पावर, मतलब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, मतलब हमें तो इस तरीके से तो जाना ही नहीं है, जब इस तरीके से जिस गली को जाना ही नहीं है तो उसका पता जान के क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया b -6cg और b, है ना, और ये सिग्मा स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा, a होगा, है ना। ऐसा पढ़ देते यार, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें कैसे निकाल देते x की वैल्यू, ऐसे तो निकाल देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा अपना b, है ना, और c क्या हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा, ठीक है, और a क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो उस पर सॉल्व करना, तो सॉल्व करोगे तो शायद आपको कुछ कहानी मिल जाए, है ना, आसानी से मिल जाएगा। अब उसमें क्या करना है, जो अपने को आ जाएगा, क्या आएगा, यहां से जो सिग्मा के 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा, सॉल्व कर दो या कर लोगे, आई होप कि आप कर लोगे। तो सिग्मा की यहां से 2 वैल्यू आ जाएगी और दोनों वैल्यू यहां पे रख देना, यहां पे रख देना। चूंकि 3s ऑर्बिटल बोला है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू लिख दोगे, आंसर a0 के फॉर्म में ही देना है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आई होप आप ये कर लोगे और इसका आंसर आएगा आपका b, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना, मतलब बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि मतलब कहोगे कि क्या क्या करवा दिया सर आपने, नंबर ऑफ लाइंस सब कुछ बहुत, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, थैंक यू।